अच्छा जी, प्लेटो कंसेप्ट ऑफ फॉर्म्स suggests that, ये 128 क्वेश्चन जो कल हमने डिलीट किया था उसकी जगह पे, तो प्लेटो क्या कहता है? द फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी। जो फिजिकल रियलिटी वर्ल्ड है, यानी जो मादी दुनिया है, क्या वही हकीकत है? आपको पता है कि आइडियलिज्म वाल प्लेटो जो है वो बानी है आइडियलिज्म का। और आइडियलिज्म वाले जो हैं वो क्या कहते हैं कि वो जो फिजिकल चीजें हैं उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। नॉलेज इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, और ये बात भी रियलिज्म वाले करते हैं कि जो एम्पेरिकल एविडेंस जो हम अपनी सेंसेस से तजुर्बात कर रहे होते हैं वही नॉलेज हकीकत होता है। ये रियलिज्म वाले ये बात भी, ये प्लेटो की बात नहीं है। आइडियाज एंड कंसेप्ट्स हैव इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी जो ख्यालात हमारे दिमाग के अंदर है, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, उनका हकीकत के साथ कोई जो एग्जिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे तो भी, यानी वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइडियाज क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज के मोहताज नहीं है। वो आइडिया हमारे दिल के अंदर है, हमें प्रॉपर नहीं है उस आइडियाज के लिए कि मतलब उस चीज का होना जरूरी नहीं है, बस कोई चीज हमारे दिमाग के अंदर है तो वही हकीकत है। तो ये बात करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इससे पहले वाले दोनों ऑप्शन जो हैं वो रियलिज्म वालों की बात करते हैं। जी जरा दोबारा बताइएगा, मैंने माइक लगा लिया है कि स्टिल फिर आ रही है। तो ये इशू आज इंटरनेट का हो सकता है। अ, मेरी तरफ से वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो बता दीजिएगा कि मैं जो है वो विंडो वगैरह ओपन कर दूंगा, ताकि अगर कोई सिग्नल की क्वालिटी मजीद बेहतर हो सकती है तो वो हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन पाकिस्तान? जी ये मैंने कल आपको बताया था। कौन सी पॉलिसी है जिसने पहली दफा ईसीई की बात की थी? कौन सी पॉलिसी है जिसने पहली दफा ईसी की बात की थी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पहली दफा जो बात की थी ईसी की वो 2009 नहीं था। देखें, जो 1998 था, बिल्कुल। देखें, जब बात हो ना कि पहली दफा कब ईसी की बात हुई, सबसे पहले ईसी का तज़किरा किस पॉलिसी के अंदर हुआ, वो 98 है। अगर सवाल आए कि पहली दफा पंजाब और सिंध के अंदर प्रॉपर एजुकेशन की ईसी की पॉलिसी नाफिज और अमल कब हुई, तो फिर वो 2017 है। ठीक है। और जब किस पॉलिसी के अंदर ईसी को फोकस किया गया, वो 2009 है। ठीक है, ये सवाल कुछ इस तरह से है। मतलब बहरहाल अल्लाह करेगा ऐसे सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीजें रिपीट हो रही हैं। लेकिन जो जो अब तक मेरी समझ में आया है, जो मैंने समझा है, 2009 की पॉलिसी के अंदर ईसी को फोकस किया गया। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को 2009 में फोकस किया गया। 1998 में पहली दफा ईसीई की बात हुई थी। 2017 के अंदर पंजाब और सिंध के अंदर ईसीई की पॉलिसी, नई पॉलिसी दी गई और उसको नाफिज किया गया। जिसके लिए जो आप में से गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं वो जानते होंगे कि 2017 के बाद ये कंपेन बढ़ी और हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ईसी रूम जो है वो दिए गए। जहां कोई रूम नहीं दिए गए, वहां रूम को अलग बनाने के लिए 12,000 उसका पेंट कर दिया गया, उसके बॉक्सेस दिए गए। उनकी जो टीचर्स की ट्रेनिंग की गई, केयर गिवर की ट्रेनिंग की गई, हेड टीचर की इसी ट्रेनिंग की गई। तो यानी 2017 के अंदर प्रॉपर पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट किया गया दो प्रोवेंसेस पंजाब और सिंध में। 2009 की पॉलिसी में फोकस किया गया, और 2000 जो है वो 1998 के अंदर पहली दफा बात हुई थी। सबको क्लियर हो गया इस बात को? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रोबल इज बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन ऑफ। फ्रोबल जो है इसका मेथड किस लिहाज से ये बेस्ट है, इसमें क्या खास बात थी? थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, जिसके अंदर उसने 8 चीजें जो है वो बताई थी। 128 मैंने बता दिया है सर। 128 सवाल ये हो गया है। 129 भी हो गया, 130। अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। और हॉवर्ड गार्डनर जो है इसके अंदर वो 8 तरह की इंटेलिजेंसेस की बात करता है। बी है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये स्कप फोल्डिंग के अंदर आती है, जो कि सॉरी वो उसमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की जो लर्निंग थ्योरी है उसकी क्या बोलते हैं उसके
वगोट्स्की की, उसके अंदर इसकी बात हुई थी, वो भी, ये भी ना हुआ जवाब। द फ्रोबल गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो फ्रोबल ने जो अपना टीचिंग मेथड दिया था ना, उसके अंदर उसने कुछ गिफ्ट और ऑक्यूपेशन बताए थे कि इनकी बुनियाद पे टीचिंग, जिससे आजकल आप देखते हैं ना कि वो छोटे छोटे बॉक्स नहीं बने होते, जैसे उनके ऊपर ABC भी लिखी हुई है, काउंटिंग भी लिखी हुई है, आप उनको जोड़ते हैं, नीचे गाड़ी है, गाड़ी ऊपर रखते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि यार उनकी लर्निंग भी हो रही है जी, पहले एक जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, फिर प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह खिलौने आजकल मिलते हैं। या इसको आप ये लें कि उसने तो ये बनाया था कि लकड़ी के कुछ चीजें बनाई थी, जैसे कोई एक गोल सर्कल सा बना दिया है, कोई स्टिक बना दी है, इस तरह की चीजें ना, अब इन्हीं से तस्बीह बना देना, इन्हीं से कोई चीज डिजाइन कर देना। यानी आजकल जिस तरह के हमारे पास प्लास्टिक में वो छोटे छोटे ब्लॉक्स वगैरह जी, बिल्कुल इस तरह की चीजें जो मिलती हैं, तो ये चीजें जो है वो, यही बात फ्रोबल ने गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन के अंदर ये बात की थी, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन की बात की थी। 3 स्टेज मॉडल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मुझे पता नहीं किसने, बल्कि ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो ब्रोनर की है ना, उसके अंदर 3 स्टेजेस थी। एक वो थी सिंबल, और उसके अलावा की क्या था वो तीन, जिसमें अंदर बात करते हैं हम, एक सिंबल होता है वो रिकॉग्नाइज के इस तरह, तो वो ब्रूनर ने इस तरह की बात की थी, ठीक है। 131 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज फॉर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस काम के लिए है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए है, स्प्रेडशीट एनालिसिस के लिए है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए है, या ऑल अबव है? जी, क्या जो एक्सेल है उसके अंदर टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, या स्प्रेडशीट होती है, या डेटाबेस मैनेजमेंट होता है? इसी के अंदर ऑप्शन बी ठीक है, देखें, स्प्रेडशीट का दूसरा नाम एक्सेल ही है। अच्छा, जब आए ना डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो लोग आईटी के हैं वो जानते होंगे, डेटाबेस के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और डिफरेंट होते हैं, इसी स्प्रेडशीट नहीं होती। टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होता है ना, इसको मोस्टली हम जो है वो ये वर्ड को कह रहे होते हैं, इसमें टेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो बहरहाल इसका स्प्रेडशीट का दूसरा नाम एक्सेल है। एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, जिसके अंदर शीट हमारे पास होती है, हम कॉलम रोज वगैरह उस तरह करते हैं। 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग? किस पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि सारी जिंदगी सीखने के लिए है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई थी? जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात किस पॉलिसी में हुई थी? उस पॉलिसी में EFA की बात भी हुई थी, एजुकेशन फॉर ऑल। आपको जो है ना वो हिंट दे देता हूँ, EFA एजुकेशन फॉर ऑल की बात भी उसी पॉलिसी में हुई थी। ECE का फोकस भी उसी पॉलिसी के अंदर किया गया, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल, EC का फोकस किया गया उसके अंदर, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात भी उसके अंदर की गई। जी, ये 2009 की पॉलिसी है। EFA 2009 में कहा गया था, वो ESR है, ठीक है, जो अभी ये कुछ लोग 1998 ESR, वो भी 1998 से 2000 तक है, तो ये वाली नहीं है, 92 वाली नहीं है, ठीक है। ये सी ऑप्शन है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जो है वो सी के अंदर 2009 के अंदर बात की गई थी, EFA की बात की गई थी, EC को फोकस किया गया था, 18वीं तरमीम इसके अंदर की गई थी, और उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अथॉरिटी दी गई थी, स्कूल वगैरह की उनको दिए गए थे, यानी डिसेंट्रलाइज किया गया था एजुकेशन को। Which book of Imam Ghazali addresses the importance of self-concept, discipline and in purification of the heart? कौन सी इमाम गजाली की बुक है जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, जिसको हम कह सकते हैं मतलब अपनी जात की, अपने दिल की पाकीज़गी की बात किस में की गई थी? मुस्तफ़ा मीन इल्मुल असूल, तोहफतुल फलसफा, अल मुनकिद मिन दलाल, कीमिया सादत? जी, कौन सा ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल, सदफ महानूर साहबा, कीमिया सादत। जो इमाम गजाली ने, वैसे तो 100 से ज्यादा तसनीफ तसानीफ है इसकी, दो तसानीफ इमाम गजाली की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कीमिया सादत और अहयाउल उलूम है। कीमिया सादत और ये रट्टा लगा लें कि इमाम गजाली की दो मशहूर किताबों के नाम क्या हैं, तो एक जो है कीमिया सादत और दूसरा अहयाउल उलूम, ठीक है। तो जो जिस किताब के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट और सेल्फ डिसिप्लिन की बात हुई थी, वो कीमिया सादत थी, वो कीमिया
सादत थी। इमाम गजाली फिलोसॉफिकल वर्क इन्फ्लुएंस द थॉट्स ऑफ विच मेजर फिलोसफर, इमाम गजाली जो थे वो किससे मुतासिर थे, कौन उनके उस्ताद थे, किन को उन्होंने फॉलो किया और उनकी फिलासफी को अपनी किताबों के अंदर उन्होंने तज़किरा किया। जी इब्न रुश्द, आप लोगों ने ठीक समझा। इमाम गजाली जो है, मैंने इसका लगाया नहीं था, ये मैं थोड़ा कर दूं, इसको बोल्ड कर दूं, पिछला लगाया था जी, ठीक है। तो इब्न रुश्द से इमाम गजाली मुतासिर थे, इन्फ्लुएंस थे, इनकी फिलासफी को उन्होंने अपनी किताबों के अंदर तज़किरा भी किया। इमाम गजाली इज नोन फॉर हिज वर्क टाइटल, कौन सा इमाम गजाली की इनमें से मशहूर किताब है, और वो उसके जो है ना वो उनके नाम से जानी जाती है, अल फिक़्हुल अकबर, अहयाउल उलूमुद्दीन, अल मोता, अल मबसूत। जी बिल्कुल, आप लोग ठीक समझे हैं। अहयाउल उलूम और कीमिया सादत, ये इमाम गजाली की मशहूर किताबें हैं, फेमस बुक्स हैं। Which work by Ibn Khaldun is considered his most famous and influence? इमाम इब्न खल्दून ने कौन सा उसने ऐसा काम किया था जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और उसको पूरी दुनिया के अंदर एक खास जो है वो अहमियत हासिल है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, जी आप लोग गलत समझ रहे हैं। इब्न खल्दून का जो मेजर काम था, उन्होंने मुकदमा, आप अल मुकदमातुल अल जदीदा, ये ऐसी बात, ये ऐसी कोई किताब नहीं है, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मुकदमा, ठीक है। इब्न खल्दून की जो किताब का नाम है वो मुकदमा है, मुकदमा इब्न खल्दून बोलते हैं इसे, ठीक है, मुकदमा इब्न खल्दून इसका नाम है। और ये इब्न खल्दून की एक इंतहाई मशहूर किताब है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी लर्निंग इसके अंदर लिखी, और उन्होंने इसके अंदर जो है वो लिखा था हिस्ट्री के बारे में, इस्लाम का ओरिजिन के हवाले से, ठीक है, इस्लाम के ओरिजिन, हिस्ट्री के हवाले से, हिस्ट्री से क्या क्या हम सबक सीखते हैं, सीखना चाहिए हमें वो। तो मुकदमा जो है ना वो इमाम इब्न खल्दून ने लिखी थी। इब्न खल्दून एजुकेशनल सर्विसेज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर इब्न खल्दून ने फोकस किया? रिलीजियस स्टडीज एंड थियोलॉजी, क्या मजहब और जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको फोकस किया? फिलोसफी एंड लॉजिक, फिलोसफी और लॉजिक क्यों किया? हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस। जी बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं। इमाम गजाली ने हिस्ट्री, जहां देखें इमाम ये सॉरी इब्न खल्दून की बात आएगी ना, इब्न खल्दून का जो मेजर वर्क है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो हिस्ट्री के अंदर है। ये मुसलमानों को समझाते हैं कि हिस्ट्री कितनी बेनिफिट है, हिस्ट्री से हम क्या सबक सीखते हैं, हिस्ट्री में क्या सिखा रही होती है। तो हिस्ट्री को इन्होंने बड़ा, और ये वो वाहिद पहले मुस्लिम स्कॉलर के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने हिस्ट्री को मुरतब किया, शुरू से लेके हिस्ट्री को मुरतब किया, और एक हिस्ट्री को सही डायरेक्शन दी, और हिस्ट्री को सर्च करके हर एक पॉइंट को लिखा, ठीक है। इनकी यानी हिस्ट्री के अंदर इनका मेजर काम था। तो इब्न खल्दून ने हिस्ट्री के अंदर मेजर काम किया, और सोशल की बात भी करते हैं, मादरी लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चों को मादरी लैंग्वेज से पढ़ाया जाए, और इसके अलावा ये भी करते हैं ये कि बच्चों को बिल्कुल सजा ना दी जाए, यानी इसके कंट्रेरी कंसेप्ट है इसका, वो दूसरा क्या नाम है, इमाम गजाली कहते हैं कि बच्चों को 2-4 छड़ियां मार लेनी चाहिए, 3 छड़ियां मार लेनी चाहिए, और लेकिन ये कहता है कि बच्चों को बिल्कुल ना मारा जाए, बच्चों से प्यार किया जाए। इसका फिर एक और कंसेप्ट है कि बच्चों को मादरी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए। हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने एक और बड़ी कमाल की बात की थी। इन्होंने कहा था कि इंसान के लिए जैसे फितरत है कि वो खाने बगैर नहीं रह सकता, खाए बगैर, पिए बगैर, सोए बगैर, यानी जो इसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, इसी तरह ये कहते हैं कि सीखना भी इंसानों की बायोलॉजिकल नीड है, इंसान की फितरत के अंदर है कि वो सीखे, इंसान सीखे बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक है। जी बिल्कुल, ये भी जबरदस्त बात की है, शुक्रिया आपने यहाँ पे। ये लेक्चर मेथड के अगेंस्ट थे, ये लेक्चर मेथड के अगेंस्ट थे। तो ये 4-5 बातें आप इब्न खल्दून की याद रखें ना, तो आपके सारे पेपर के अंदर सवाल ठीक आ जाएंगे। उसके बाद है इब्न खल्दून वाज बर्न इन ट्यूनस, ठीक है, इब्न खल्दून जो है वो ट्यूनस के अंदर पैदा हुए, ट्यूनस के अंदर पैदा हुए। मेरे ख्याल इसका टूनिशिया भी हम बोलते हैं शायद आजकल। द डाल्टन प्लान फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, डाल्टन प्लान आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ये जो हेलन फर्कोरेस्ट थी, जो अमेरिका की थी एजुकेशनिस्ट, हेलन फर्कोरेस्ट, खोरेस्ट बोलते हैं, वो अमेरिका की थी, और उसने डाल्टन प्लान दिया था। और डाल्टन प्लान जो है ना, उसके अंदर
लर्निंग की हवाले से बात की जाती है, 3 तरह की लर्निंग, जिसमें एक कहते हैं कि बच्चों को पहले असाइनमेंट दें, यानी उनकी कितनी कैपेसिटी है, फिर उनको कोई लैब की बात होती है, और फिर उनको होमवर्क को इस तरह करके देते हैं। 3 स्टेप्स के अंदर हमने डाल्टन प्लान के अंदर बात की थी। तो ये डाल्टन प्लान जो हेलेन फर्कुरेस्ट ने दिया था, अमेरिकन थी। अब देखते हैं कि इसके अंदर किसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। कम्पिटिटिवनेस एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। देखें पेडागोजी जो है ना, ये बड़ी पॉजिटिव है, ये मुकाबले की बात नहीं करती, ठीक है ना जी, बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया। पहले असाइनमेंट है, फिर लैब है, फिर हाउस है जी, जबरदस्त। अच्छा जी, तो डाल्टन प्लान के अंदर जो है वो कम्पिटिटिवनेस और इंडिविजुअल जो है वो ये बात नहीं की गई थी, और पेडागोजी इसकी मुखालफत करती है। कोलैबोरेशन टीम्स वर्क स्किल अच्छी बात है, लेकिन इसने बात नहीं की थी। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, के बच्चों के अंदर ये कहते हैं कि उनको ये बाउंडनेस के अगेंस्ट है, बच्चों को जो है ना वो क्लासरूम के लेक्चर मेथड की तरह पढ़ाना, ये आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो कहते हैं बच्चों के अंदर ना उनके इंक्वायरी पैदा की जाए, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी पैदा की जाए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव, यानी उनके जिम्मे ना उनको आप किसी काम में इंगेज करें, टीचर उनको फैसिलिटेट करे, बच्चे खुद से काम करें। ये देख लीजिएगा, अगर आपको इसका मसला हो ना तो वीडियो सुन लीजिएगा। जो बातें मैंने बता दी हैं, ये काफी सारी बताई हैं, इनको भी याद रखिएगा। जॉन डेवी एजुकेशनल अप्रोच एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ इनका ओपन स्कूल, और एक और कंसेप्ट मेरे जहन में आ रहा है, वो जो अगली क्लास में प्रमोट करने वाला है, पता नहीं, हॉरस हॉर्समैन ने शायद वो कहा था, ठीक है। तो ओपन स्कूल, यार ये मुझे ना इस ओपन स्कूल डाल्टन न्यूयॉर्क जरा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये था, ओके। जी, लिबार्टरी मेथड भी कहा जाता है इसको ना। अच्छा, जॉन डेवी एजुकेशन प्रो फर्स्ट, जॉन डेवी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की बात करता है जी, बिल्कुल नहीं करता। रोट मेमोराइजेशन, रट्टे की बात नहीं करता। एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी जी बिल्कुल। ये जॉन डेवी जो है ना, ये कहता है जो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट से ली जाए, टीचर सेंटर की बात भी वो नहीं करता। तो ये एक्सपेरिमेंट जो लर्निंग है इसकी बात करता है, ये ठीक है। 140, John Dewey educational philosophy greatly influenced the development of which educational movement, कि जॉन डेवी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, ये किस चीज से ज्यादा थी इंस्पायर थी? मॉन्टिसोरी मेथड से, वर्ड ऑफ एजुकेशन से, रिगी हिमालय मेथड से, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट से? जी, इसका ऑप्शन देखें। पहले मैं चलो बाकी सारी बातें आपको बताता हूँ। जॉन डेवी जो है ना, ये प्रोग्रेसिविज्म का बानी है, मतलब प्रोग्रेसिविज्म के अंदर भी इसने बात की है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर भी बानी भी है उसका। तो ये जॉन डेवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फोकस करता है। इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी ठीक है। अब रही बात जो है वो ये ऊपर वाले मेथड, मोंटेसोरी बच्चों को आज़ादी देना, उनको फ्रीडम दे के पढ़ाने की बात करते हैं कुछ इस तरह से। ये वर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये बात करते हैं इसकी कि होलिस्टिक लर्निंग की बात करते हैं, कि बच्चों को ना हर लिहाज से उनकी, जिनका कैमरा ऑन है प्लीज वो अपना कैमरा ऑफ कर लें, ताकि उनको जो है ना वो किसी की तरह की प्रॉब्लम ना हो उनके लिए, ठीक है। अच्छा जी इसके अलावा क्या है जी, सॉरी सॉरी किधर चला गया, ये इधर आ गया। अच्छा जी, जॉन डेवी एजुकेशनल ये हो गया। अच्छा, मॉन्टेसोरी के अंदर आज़ादी से बच्चों को लड़ने के हवाले से बात करते हैं उनको, और वर्ड ऑफ एजुकेशन या होलिस्टिक लड़ने की बात करते हैं। और रोजी हिमालय अप्रोच, इनकी अप्रोच क्या थी, कोई कीवर्ड था मुझे जेहन में उतर रहा है, लेकिन इन दोनों टॉपिक को जो है ना, मॉन्टेसोरी तो ऑलरेडी एडेड है, तो वर्ड ऑफ और रॉगी हिमालय जो है, इन दोनों की बात मैंने अभी तक किसी सेशन में नहीं की, लेकिन अपनी जो बुक है उसके अंदर मैंने इन दोनों का कंसेप्ट शामिल कर दिया है, ताकि जो है ना वो हो सकता है कि मुस्तकबिल में दोबारा ये कहीं पे रिपीट हो जाए, ये कहीं पे ये बात हुई है, रॉगी हिमालय वाला कंसेप्ट कहीं पे आया हुआ है, तो इसलिए मैंने उनको शामिल कर दिया है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो बुक के अंदर आ जाएगा, और इधर भी आपको जो है नेक्स्ट जो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा अगर थ्योरी का कभी, तो उसके अंदर मैं इस चीज का तज़किरा कर दूंगा, ठीक है। रोगी हिमालय और ये, यानी वो जो है ना जो वर्ड ड्रॉप वाले हैं, वो तो होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, हर लिहाज से जो है वो होनी चाहिए। और ये जो दूसरी है ना रोगी हिमालय वाले, ये बात करते हैं कि बच्चों के माइंड के अंदर इमेज को क्रिएट करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि बच्चों को चूंकि हर बच्चे को ना एक लैंग्वेज का एक स्टाइल समझने में मुश्किल होती है, तो वो डाइवर्स लैंग्वेज की बात करते हैं, नए करिकुलम की बात करते हैं। होलिस्टिक जो होती है ना अप्रोच, इसका मतलब होता है
एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा, होलिस्टिक होता है कि जिसके हमारे पास ना 6 तरह की स्किल्स हैं, जिसके अंदर 6 तरह की सलाहियतें हैं हमारी। कॉग्निटिव, और इसे इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, इमोशनल, सोशल, मोरल, और इमोशनल, सोशल, मोरल, और इस तरह को ये है। सोशल भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, मोरल भी हो गया, कॉग्निटिव भी हो गया। इस तरह के ना 6 स्किल्स हैं। फिजिकल यानी, ठीक है, फिजिकल। तो इस तरह को कहते हैं कि इंसान की 6 की 6 स्किल है, उन सारी को प्रमोट होना, सबका प्रमोट होना, ठीक है। यानी एक इंसान की मुकम्मल डेवलपमेंट, हर लिहाज से सीखना, उसे हम कहते हैं जो होलिस्टिक है। तो वर्ड ऑफ होलिस्टिक की बात करता है, जबकि रॉगी हिमालय कहता है कि डिफरेंट को टेक्निक्स बताता है कि एक इमेजिंग मेथड यूज किया जाए, डाइवर्स लैंग्वेज यूज की जाए, इस तरह की बातें करता है। बहरहाल ये मैं अपने नोट्स के अंदर शामिल कर दूंगा, कभी शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है द मॉन्टीसोरी मेथड emphasizes the importance of rigid discipline and strict rules। ये तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। जो पेडागोजी नहीं कहती कि rigid discipline और strict rules हो। टीचर सेंटर की भी बात, प्ले एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, जी बिल्कुल, वो कहती है बच्चों को खेल खेल से और छोटे छोटे काम करके, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाई जाए। और मेमोराइजेशन रूट की बात कोई भी नहीं करता, तो ये वाला तो सीधा सीधा सवाल है, इसके डिस्ट्रैक्टर जो है वो बड़े वीक हैं। तो ये सवाल प्ले एंड हैंड्स ऑन लर्निंग की बात है। मारिया मोंटेसोरी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन, एजुकेशन को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर, के बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है, रट्टे लगवाओ बच्चों को जो है ना, जो है ना वो ऐसी ऐसी, यानी फ्यूचर के लिए तैयार करें, उसको अच्छा इंसान बनाना भी हमारे तलीमी इदारे गवारा नहीं करते। तो ये वाली बात जो है वो इसकी नहीं करते। इसके अलावा ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, कि कल्चरल वैल्यूज और जो ट्रेडिशन है उसको आगे प्रमोट करना, वो बात करती है। डेवलपिंग द होल चाइल्ड माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की बात करती है, या अपलोडिंग अप होल्डिंग सोशल नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, कि ये भी होल नो, माइंड बॉडी स्पिरिट हर चीज की डेवलपमेंट की बात करती है। माइंड बॉडी एंड स्पिरिट हर चीज की बात करती है। आजादी की बात करती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात करती है, खेल खेल के अंदर लर्निंग की बात करती है। रोसू बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी प्राइमरी बेस्ड ऑन, के एजुकेशन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस करती है? फॉर्मल स्कूलिंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। आपको पता है जहां रोसू आए ना, रोसू चूंकि नेचरलिज्म का बानी है, तो जहां नेचर का वर्ड यूज हो ना, तो वो रोसू के होता है। तो यहाँ पे फार्मल स्कूलिंग वाला नहीं होगा, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर नहीं होगा, नेचर एंड नेचुरल एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। रोसू क्योंकि नेचरलिज्म का बानी है, और ये कहता है बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग करने दो, उसको जो है ना जोर जबरदस्ती या इस तरह खुद से, ये सिलेक्टिव एजुकेशन की बात भी करता है। बच्चे को वो इस तरह लर्निंग नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर रायन की बात भी एजुकेशन में नहीं होती। पिस्तालोजी ये मुतासिर था रोसू से, और ये बंदा भी जो है ना, ये भी नेचरलिज्म के जो है ना हमायती लोगों में से है। तो पिस्तालोजी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड, एजुकेशन किसके सेंटर अराउंड? ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, के नॉलेज और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, बिल्कुल नहीं। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट करिकुलम, उसकी बात नहीं करते ये। डेवलपिंग द होल चाइल्ड हेड हर्ट एंड हैंड, बिल्कुल ये वाला है। देखिए ये जो इसकी एक बात करता है 3H, हेड, हेड हर्ट हैंड, यानी आपको इसकी ना पिस्थोलॉजी भी एक जो है वो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट के अंदर काउंट होता है। पिस्थोलॉजी की नॉर्मल स्कूल की बात इसने की थी, इसने 3H हेड हर्ट हैंड की बात की थी, इसने एलिमेंट्री स्कूल की बात की थी, ठीक है। तो ये डेवलपिंग द होल एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल की बात की थी, और डेवलपिंग द होल चाइल्ड की बात, हेड हर्ट हैंड की बात भी करते हैं। तो ये इसका ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नॉर्मल स्कूल की बात भी की थी, बिल्कुल नहीं। सुकरात एजुकेशनल अप्रोच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच सब्सिक्वेंट फिलोसफर, जो सुकरात है उसके जो आइडियाज है ना, सुकरात की, वो किसने इसके हवाले से बात की थी? सुकरात एजुकेशनल अप्रोच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच सब्सिक्वेंट फिलोसफर। अब देखिए जो सुकरात है ना, सुकरात की कोई किताब नहीं लिखी गई। सुकरात की जो हू बहू बातें हैं वो कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। सुकरात का उस्ताद था प्लेटू का, और प्लेटू अपने उस्ताद का दीवाना था, और उसने अपने उस्ताद की जो तलीमात हैं उसने नोट किया, उसने आगे उसका प्रचार किया, उसको लिखा। यानी हमें सुकरात की जिंदगी की तमाम बातें वो प्लेटू से पता चलती हैं। तो जो सुकरात की जो फिलासफी है, इसको आगे किसने डेवलप किया, कौन इसको आगे लेके चला, किसने इसका तज़किरा किया, तो ये प्लेटो है, ठीक है। उसका शागिर्द हों तो ऐसे हों।
उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल नॉलेज इज, अरिस्टोटल के नजदीक नॉलेज क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, क्या वो सेंसरी एक्सपीरियंस वाला नॉलेज होता है, मैं तो ठीक है। इननेट एंड प्री एग्जिस्टिंग इन द सोल, इननेट प्री एग्जिस्टिंग वाली बात कोई नहीं करता, सोल वाली बात तो वो करते हैं, आइडियलिज्म वाले करते हैं। एक्वायर्ड थ्रू डिवाइन रेवलेशन, ऊपर से वही की सूरत के अंदर आना, वो तो रिलीजियस वाले करते हैं। अरिस्टोटल तो बड़ा था सेंसरी और एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंट के बाद, सब्जेक्टिव है, रिलेटिव टू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, हर इंडिविजुअल का नॉलेज मुख्तलिफ होता है, ये बात भी नहीं है। पहला आंसर ठीक है कि ये जो नॉलेज सेंस से हम लेते हैं, ये वाली बात अरिस्टोटल करता है। अरिस्टोटल रियलिज्म का बानी है, और ये जो है वो रियलिटी की बात करते हैं, और कहते हैं रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड होती है। द फर्स्ट रेजिडेंशियल प्लेस फॉर मुस्लिम लर्निंग इज, यानी कौन सा पहला मदरसा है मुसलमानों का जो मदीना के अंदर, यानी था जहाँ पे लोग रिहायश रखते थे, सूफा है, ठीक है। सूफा मदीना के अंदर एक चबूतरा था, यानी मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा था जिससे सूफा बोलते हैं। और वहां पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए तो दूर दराज से जो सहाबा कराम आया करते थे, उन सहाबा कराम वो वहां पे उस सल्लम के पास मस्जिद नबवी उस चबूतरे के नीचे रहते थे, और वहाँ उनका खाने का बंदोबस्त भी होता था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अहदीस पढ़ाया करते थे। और जो बंदा वहाँ पे वसल्लम से जो तलीम जो वसल्लम जो उनको सिखाते तो सीख जाता था, उसे कारी कहा जाता था। ये वर्ड याद रखना है, कारी का वर्ड सुफा के अंदर पढ़ने वाले जो सहाबा कराम थे, उनको उनको कारी कहा जाता था। फिर वो सहाबा कराम रिजवानुल अजमईन जो है वो जहाँ पढ़ लेते थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुख्तलिफ कबीलों के अंदर, खानदानों के अंदर, मुल्कों के अंदर एज ए इस्लामिक एम्बेसडर वहां भेजा करते थे कि अब वो जाके अपने वो लोगों को वहां पे दीन सिखाएं, ठीक है। तो ये सूफा एक रेजिडेंशियल प्लेस है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज अ प्रोसेस दैट एम्स टू, गाइडिंग और काउंसलिंग का क्या मकसद है, असेस एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए कि ये क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कमियां कुताहियां हैं। प्रोवाइड करियर एडवाइस, कि बच्चों को जो करियर के हवाले से एडवाइस दिया जाए कि आपको मुस्तकबिल के अंदर कहाँ जाना चाहिए। स्पोर्ट पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट, ये ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिंदगी में आप मशवरा किसी को भी किसी भी सेंस में दे सकते हैं। आप करियर के हवाले से भी रहनुमाई कर सकते हैं, आप कोई मैरिज लाइफ के हवाले से भी, रिलेशनशिप मेंटेनेंस के हवाले से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप किसी के कोई साइकोलॉजिकल इशू है उसकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हर लिहाज से, हर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्पीकिंग डिसऑर्डर है, हर लिहाज से आप बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर करेक्ट होगा। ओके क्लियर। उसके बाद है अ स्टूडेंट सीक्स गाइडेंस, एक स्टूडेंट है, अब यहाँ पे बात को याद रखना है, स्टूडेंट जो है वो सीक्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू डिस्कस देयर स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी स्किल, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज मोस्ट सूटेबल, कि एक तालिब इल्म है जो गाइडेंस और काउंसलिंग लेता है कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूं और स्टडी के अंदर कैसे मुझे सबक याद हो जाए, कैसे मैं टाइम मैनेज करूं, तो ये कौन सी काउंसलिंग होगी। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये एकेडमिक काउंसलिंग। देखिए जब बात स्टूडेंट की आई है ना, तो स्टूडेंट तो आता ही एकेडमिक में है, यानी वो पढ़ रहा होता है, तो ये स्टूडेंट की बात है, इसी से आपने सीधा काउंसलिंग एकेडमिक की तरफ आ जाना है। फिर उस स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के अंदर मसला आ रहा है, तो जाहिर बात ये एकेडमिक का मसला है, ठीक है, ये एकेडमिक काउंसलिंग है। पर्सनल काउंसलिंग होती किसी की कोई लाइफ के अंदर कोई डिसऑर्डर चल रहा है, लाइफ के अंदर कोई टेंशन कोई परेशानी चल रही है, उसको करना, कोई किसी क्राइसिस में गुजर रहा है, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग होती, तो वो अलग होती। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का असल जो प्राइमरी पर्पस है, जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, डिलीविंग इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन दी जाए, यही प्राइमरी पर्पस है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, के लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाए, एजुकेशन का मकसद लर्निंग को आसानी किया जाए ये है। या एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट, के असेस किया जाए ये मकसद है, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ये मकसद है। जी शुक्रिया, आप लोग ठीक समझ रहे हैं। एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो है लर्निंग को फैसिलिटेट करना, लर्निंग को इजी करना, लोगों को कुछ सिखाना और उनकी सीखने के अंदर उनके लिए आसानियां पैदा करना, ये फैसिलिटेटिंग लर्निंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term specifically refers to the actions and strategies employed by teacher to facilitate learning,
बड़ा मुश्किल सा सवाल है ये वाला, यानी इसके अंदर आपको थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ेगा, तदब्बर करना पड़ेगा कि कौन सी टर्म है, विच टर्म स्पेसिफिकली रेफर टू द एक्शन, कौन सी टर्म ये रेफर करती है एक्शन और स्ट्रेटजीज। बात याद रखें, वर्ड स्ट्रेटजी जो है ये आपको एक हिंट दे रहा है। स्ट्रेटजी जो है ये कोई आपको, अगर इसको आप थोड़ा सा सोचें तो स्ट्रेटजी आपको कोई बात कर रहा है जो आपको किसी की तरफ, टर्म की तरफ लेके जाएगा। स्ट्रेटजी कब बनाई जाती है, यानी स्ट्रेटजी कहाँ मदद करती है? नहीं, बिल्कुल आप वो टीचिंग में जा रहे हैं। ये इसका जो आंसर करेक्ट है वो एजुकेशन है। देखें जो यहाँ पे दी गई टर्म्स हैं, टीचिंग है, लर्निंग है, एजुकेशन है, इनके अंदर सबसे ब्रॉडर टर्म एजुकेशन है। और यहाँ पे बात हो रही है कि टीचर्स टू लर्निंग को फैसिलिटेट, अब टीचर्स की बात आ गई है तो टीचर टीचिंग करता है, लर्निंग की बात यहाँ पे हो रही है कि लर्निंग को फैसिलिटेट। अब कौन सी चीज है कि टीचर भी है, लर्निंग भी करवानी है, तो ये क्या हो क्या रहा है, ये कौन सी एक्शन स्ट्रेटजी परफॉर्म कर रहे हैं? ये हम एजुकेशन कर रहे हैं। यानी एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन के अंदर एक टीचर जो है वो लर्निंग करवा रहा है बच्चों से, ठीक है। तो एजुकेशन ब्रॉडर सेंस में है, इसका करेक्ट आंसर एजुकेशन में है, ये मैंने आज कंफर्म किया था। जिस तरह डाउट आपको हो रहा है, मुझे भी डाउट था कि कहीं इसका लर्निंग ना हो, टीचिंग ना हो, तो मैंने बहुत से सोर्सेज से देखा और इसका जो कंसेप्ट एट द एंड जो मेरी समझ में आया वो यही था कि टीचिंग लर्निंग से ब्रॉडर टर्म एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर लर्निंग हो रही होती है और टीचिंग के जरिए लर्निंग करवाई जा रही होती है। तो एजुकेशन जो है वो इस चीज को फैसिलिटेट कर रही होती है कि कैसे जो है वो लर्निंग करनी है, इस प्रोसेस से गुजर के होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एजुकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, विच टर्म, मैं आपको बता दूं कि कल इंशाअल्लाह मेरा टारगेट है ये वाला, अल्लाह मुझे जो है वो करने की तौफीक दे। आप टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, बेसिक एजुकेशन, और उसके बाद हमने की थी असेसमेंट एवेल्युएशन और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन तीनों के गूगल फॉर्म के जो टेस्ट हैं मैं उनको एक एक एमसीक्यूज को चेक करूंगा, उसको करेक्ट करूंगा, गैर जरूरी एमसीक्यूज निकाल दूंगा और वो निकाल के उन तीनों को दोबारा मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। उनकी जो लिमिट है अटेम्प्ट करने की वो हटा दूंगा। आप लोग उसको जो है बार बार अटेम्प्ट कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, अनटिल के आपके 100 नंबर नहीं आते। और आपने इसको कंसेप्ट क्लियर करना है, यानी उस 3 टेस्ट कौन से मैंने बताए हैं कि पहला टेस्ट बेसिक, असेसमेंट और हिस्ट्री, यानी तीसरा चैप्टर ये हिस्ट्री वाला हम कर रहे हैं ना, तो इन तीनों चैप्टर के मैं करेक्ट आंसर करके उसको खुद वेरीफाई एक एक सवाल को करके आप इसको कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि एक तो आपको ये जो 3 दिनों के अंदर हमने पढ़ा है अब तक, आज चौथा दिन, एक तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनकी कितनी समझ आ गई है। और जिस चीज की आपको समझ नहीं आई होगी इन सवालों के अंदर, आपने उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने फिर मुझे जो है वो बताना है कि सर ये हमारा हमने सारे सवाल जो 4 दिनों में पढ़े हैं, इस सवाल में स्टिल कंफ्यूजन है। पहले तो आपने खुद सर्च करना है, अगर आपको कोई मिले कोई ऐसा रीजनेबल, मैंने आंसर गलत बताया तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज जो है वो मैं जो मैंने पहले 2 टेस्ट शेयर किए थे ना, मैं उसके अंदर ये तब्दीली, एक तो उसके अंदर कुछ सवाल आंसर रॉन्ग थे, ठीक है, और दूसरी चीज ये था उसके अंदर कुछ जनरल नॉलेज के सवाल भी थे, मैं जनरल नॉलेज निकाल दूंगा, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन के हों, और फिर साथ के अंदर उनके जो गलत थे वो भी मैं ठीक कर दूंगा और उनके नंबर भी प्रॉपर 100 कर दूंगा। यानी मैं तीनों टेस्टों को कल करके उनकी लिमिट भी हटा के आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों ने आज की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ले रहा हूँ जिनका टेस्ट जल्दी है, ताकि आप लोग जो हैं वो, अदरवाइज मैं अभी शाम को ही आया हूँ, गया हुआ था कहीं और, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों का टेस्ट जल्दी है और आप लोग, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा हो जाए और टेस्ट में आप कुछ कर सकें, अल्लाह आपको कामयाब करे। विच टर्म इनकम्पासेस, जजाकल्ला, which term encompasses formal education received in school and informal learning through life experiences। अब बताएं कौन सी टर्म है जो इन फॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड इन स्कूल और इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो आती है, कौन सी टर्म है जी? एक फॉर्मल लर्निंग हम स्कूल के अंदर हासिल कर रहे होते हैं और दूसरी जो इनफॉर्मल लर्निंग है कहीं से भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये लर्निंग बेसिकली होती क्या है? आप फिर गलत जा रहे हैं। आप इन दोनों सवालों को, पिछले को भी और इसको भी देखें। फॉर्मल लर्निंग क्या है? इनफॉर्मल, फॉर्मल लर्निंग ठीक है आप स्कूल में सीख रहे हैं, इनफॉर्मल लर्निंग आप कहीं भी सीख, पर ये दोनों हो किस तरह रही है? ये एजुकेशन है, ये क्या है? ये एजुकेशन है। टीचिंग का तो इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, टीचिंग, क्योंकि इनफॉर्मल में टीचिंग तो नहीं की जा रही ना, आप कहीं से सीख रहे हैं, और फॉर्मल के अंदर टीचिंग होती है नो डाउट, लेकिन ये फॉर्मल एक एजुकेशन का प्रोसेस है ना, मोड्स ऑफ एजुकेशन है।
फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये बेसिकली मोड्स ऑफ एजुकेशन है ना, बेसिकली एजुकेशन है। और इनफॉर्मल भी एजुकेशन है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन किसके मोड्स हैं, किसकी टाइप है, तो एजुकेशन की है ना। तो ये वाली जो है वो इसका आंसर एजुकेशन है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें बच्चों, जो लर्निंग है ना, लर्निंग कहते हैं चेंज इन बिहेवियर को, ठीक है, लर्निंग कहते हैं चेंज इन बिहेवियर को, यानी कोई चीज सीख के उसके बाद क्या तब्दीली आई है, कोई चेंज की बात करेगा, कोई बिहेवियर की बात करेगा, वो होता है टीचिंग, होता है कोई लर्निंग करवाना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात, और हमें पता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल ये मोड्स ऑफ एजुकेशन है, बेसिकली बात हो रही है एजुकेशन की, बात हो रही है, ये दोनों चीजें एजुकेशन के अंदर आएंगी। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसको समझें। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जी अब बात बताएंगे कि कौन सा जो है वो यहाँ पे अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन फोटोग्राफी के फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, अगर आपको क्या वर्कशॉप फॉर्मल के अंदर आती है, वर्कशॉप आपकी डिस्टेंस लर्निंग में आती है, वर्कशॉप आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। लर्निंग टू प्ले द ग्विटर थ्रू ऑनलाइन ट्यूटोरियल, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो है वो ग्विटर लर्न कर रहे हैं, ये अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये हो जाएगा दूसरा नॉन फॉर्मल। अगर वैसे यूट्यूब से मर्जी से सीख रहे हैं तो वो फिर उसको हम कह लेंगे कि ये इनफॉर्मल है। इनरोलिंग इन अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, डेफिनेटली आपको एक कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम में एग्जाम होंगे, प्रॉपर टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, अटेंडेंस लाजमी होगी, ये सारी बातें तो फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन इसका आंसर होगा। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये वाला लेक्चर मेरे पहले चैप्टर के अंदर है, ये आप लोग जरूर सुनिए जिनके कंसेप्ट वीक हैं। ये अहम सवाल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल, नॉन इनफॉर्मल होती है जो हम कहीं से भी सीख रहे होते हैं, जो यानी जैसे घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और सीख रहे हैं, कोई ट्विटर पे देखा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज देखा है, कोई मैं बाहर गया हूँ तो एक साइन बोर्ड लगा हुआ था उससे, कोई मुझे कोई दोस्त ने बताया, किसी के घर से आवाज आई, लाइफ लॉन्ग कहीं से भी कुछ भी कहीं भी कभी भी सीखना, ये होता है। और जबकि जो हमारा होता है ना, ये इंसिडेंटल लर्निंग, आपने अच्छे कीवर्ड बोले हैं, लाइफ लॉन्ग और इंसिडेंटल, कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं। जबरदस्त मैडम, जबरदस्त। वैसे आपका नाम क्या है, अल्लाह लिखा हुआ है, नाम बता दें। और दूसरा जो है ना, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अरशद, अच्छा मोहम्मद अरशद कौन है मेरे पास, मोहम्मद अरशद साहब भावल नगर वाले, जी 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 बिल्कुल याद आ गया, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद है इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो है ना, नॉन फॉर्मल जो होता है, ये होते हैं जो आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, वो आता है इसमें, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन। पुराने की तरह सवाल रिपीट हुआ है। गोल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एस्पायरेंट्स वाइल ऑब्जर्वेशन आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल स्टेप्स टू अचीव दूस गोल्स। तो ये गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप्स होते हैं। बात तो ठीक कर रहा है कि गोल थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, अब या 1 साल के भी हो, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तकसीम करना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ये बात तो ठीक है। आगे गोल्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल वाइल ऑब्जेक्टिव आर जनरल। अब ऑब्जेक्टिव जनरल होते नहीं है, गोल्स और स्पेसिफिक मेजरेबल तो हम कह सकते थे। गोल्स आर सेट बाय टीचर, गोल टीचर सेट करता है, वाइल ऑब्जेक्टिव सेट बाय स्टूडेंट, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका ए आंसर ही करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। द चार्टर एक्ट, जी आपकी ये वाला जो है वो एंड हो रहा है, आपने ठीक 25 मिनट हो गए हैं, 36 मिनट, 11 मिनट के बाद जो है वो आप लोगों ने दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, 36 या 37 मिनट पे, ठीक है। तो पूरे एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद जो है वो हमें ये अलाउ करेगा। तो